हाँ जी प्यारे मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का उड़ान मास्टर एकेडमी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके आने वाले समय में आपके कई सारे एग्जाम होने वाले हैं। चाहे आपका पेट एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट का होने वाला हो, चाहे बीपीओ यानी कि वीडियो का एग्जाम होने वाला हो। यानी कि आपके आने वाले समय में कई सारे एग्जाम होने वाले हैं, जिसमें हिंदी आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल करने वाला है। और पता है, हिंदी के जो हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं ना मित्रों, वो ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं कि जैसे क्वेश्चन आपके वर्तमान में परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट बस यही करता हूँ कि एक बार इस क्लास को पूरा देखना, अपना सहयोग करना। आज से ही हम एक मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। आपकी सारी क्लासेस आपको लगातार मिलती रहेंगी। हिंदी की, जीके जीएस की, करंट अफेयर की सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, दोस्तों को भी अपने बता दें, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल गर्दा उड़ाने वाला सब कुछ शुरू होने वाला है। तो आइए मचाते हैं गर्दा, और सिर्फ वही प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। और आप कोई भी वनडे एग्जाम दीजिए। बाय हर्षित अवस्थी। चलिए शुरू करते हैं भाई। अच्छा, चलिए शुरू करेंगे। और आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है? आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। अब इसमें से आपको बताना है कि जो शुद्ध वाक्य है। इस तरह के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जरा देखिए, क्वेश्चन आपका पहला विकल्प है कि तुम तुम्हारा काम करो, तुम तुमका काम करो, तुम तेरा काम करो, या तुम अपना काम करो। तो देखने में ही इतना तो आप समझदार होंगे ही कि चौथा विकल्प इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि तुम अपना काम करो। ये विकल्प इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलें आगे चलते हैं। और 25 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो अगर आपको पूरा सब कुछ समझ में आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और साथ में जवाब भी देते रहिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगला है कि सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। ये भी आपका वाक्य से संबंधित क्वेश्चन है। और बताइए, मैंने गुरु जी का दर्शन किया, क्या ये सही है? मैंने गुरु जी को दर्शन किया, तो ये तो तुरंत ही काट दीजिए आप। मैंने गुरु जी को दर्शन किया, ये भी आप काट दीजिए। ठीक है, मैंने गुरु जी के दर्शन किए। अब आप बताइए, क्या ये सही होगा या आपका ये सही होगा? तो मित्रों, आपका सही क्या हो जाएगा इसमें कि मैंने गुरु जी के दर्शन किए। ठीक है, ना कि मैंने गुरु जी का दर्शन किया। नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपका सही होगा कि मैंने गुरु जी के दर्शन किए। चलिए आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्पों में, ये भी आपका है कि इस तरह का क्वेश्चन आपका अभी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। और इसमें वाक्य का भेद आपको बताना है कि कौन सा इसमें से भूतकाल है। बताइए, जैसे मान लें कि चार विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प आपको बताना है कि यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। अब बताइए, इसमें क्या होगा? संदिग्ध भूतकाल होगा, हेतु हेतुमद भूतकाल होगा, सामान्य वर्तमान काल होगा, या आसन्न भूतकाल होगा। तो वर्तमान काल को तो आप पहले ही काट दीजिए, क्योंकि बात हो रही है पास्ट की कि यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। देखिएगा, इस तरह का जब भी कभी पर आ जाए कि यदि मैं पहुंचता, यदि मैं ये करता, यदि मैं अच्छे से मेहनत करता तो मैं परीक्षा में पास होता, यदि मैं ऐसा काम करता, तो इसमें क्या होता है? हेतु हेतुमद भूतकाल। ऐसा ही क्वेश्चन आपका अभी जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में भी पूछा गया था। ठीक है, आपका वीडियो एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है, और आपका लेखपाल एग्जाम में भी पूछा गया था। यानी कि ऐसा क्वेश्चन आपका हर परीक्षा में आपको देखने को मिलता है जो आपके काल से रिलेटेड होता है। और मित्रों, अगर जो आप थ्योरी वाइज क्लास चाहते हैं तो मेरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी की। ठीक है, तो वहाँ से आप अपने सारे टॉपिक वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। चलें आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि यहाँ पर भी बताइए। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। अब सीता चलने वाली है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा पक्ष होगा। प्रगति उद्योतक पक्ष होगा, आरंभ उद्योग पक्ष होगा, पूर्णता द्योतक पक्ष होगा, या सातत्य द्योतक पक्ष होगा। हालांकि मैंने पक्ष के बारे में आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन फिर भी इस तरह का क्वेश्चन जब आपको परीक्षा में मिल जाए कि अब सीता चलने लगी है, यानी कि क्या है कि अब सीता ने क्या किया? चलना आरंभ किया है ना? तो देखिए ना, ऐसा आपको कहाँ पर मिल रहा है? यहाँ पे देखिए ना, दूसरे विकल्प में आपको मिल रहा है ना, आरंभ द्योतक पक्ष। जी हाँ मित्रों, तो आप इससे भी थोड़ा आप गेस कर सकते हैं कि क्या आखिर आपका सही हो सकता है। ठीक है, अब सीता चलने लगी है, यानी कि अब उसने चलना शुरू कर दिया है, तो वहाँ पर क्या होगा? आरंभ द्योतक पक्ष होगा। चलिए आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कि इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है कि घर पर सब ठीक ठाक होंगे, घर में सब ठीक ठाक होंगे, घर में सब ठीक ठाक होएंगे, या घर को सब ठीक होंगे। बताइए,
अब आप अपनी लोकल लैंग्वेज में मत पहुंच जाना, हिंदी है बहुत टफ रहती है, आपको देखने में तो बहुत आसान लगता है कि इसमें आपको सारे सही लगेंगे, लेकिन इसका सही विकल्प आपको बताना है कि क्या होगा। घर पर सब ठीक ठाक होंगे? नहीं, इसका सही विकल्प होगा कि घर में सब ठीक ठाक होंगे। बी विकल्प, इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिएगा, बी विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब है कि घर में सब ठीक ठाक होंगे। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। सेम वही क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए जहाँ से आपके परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्त के सही भेद का विकल्प हो। जरा मेरी सहायता कीजिए, ये आपका वाक्य है। अब आपको बताना है ये किस आधार पर इसका जो वृत्ति होगा ये कौन सा वृत्ति होगा। क्या विज्ञार्थ होगा, क्या निश्चयार्थ होगा, क्या संदेहार्थ होगा, या संकेतार्थ होगा। देखिए संकेतार्थ तो इसमें नहीं होगा, ना ही इसमें संदेह भी नहीं है, क्योंकि आपसे वो क्या कह रहा है कि जरा मेरी सहायता कीजिए, कि आपको जो आप सक्षम हैं तो आप मेरी सहायता कीजिए। निश्चय तो उसमें कर नहीं रहा है, पता नहीं आप सहायता करेंगे या नहीं करेंगे। विज्ञार्थ होगा, यानी कि हम थोड़ा एक संभावना कर रहे हैं कि एक विधान के आधार पर आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जरा मेरी सहायता कीजिए, तो यहाँ पर आपका ए विकल्प वर्ग आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। जो सर्वनाम शब्द क्या कह रहा है, वक्ता है, श्रोता है अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, या निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो निजवाचक सर्वनाम तो वहाँ पर होता है जहाँ पर हम खुद के लिए कोई बात कहते हैं, ठीक है, खुद या स्वयं के लिए, है ना, जहाँ पर स्वयं के लिए कोई बात होती है तो वहाँ पर तो निजवाचक सर्वनाम होगा, तो ये तो कट जाएगा। अनिश्चयवाचक तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि बात हो रही है वक्ता की, श्रोता की और किसी अन्य व्यक्ति की बात हो रही है। तो जैसे ही आपको व्यक्ति देखने को मिल गया तो तुरंत आप पहुंच जाइए कहाँ पर, ना तो संबंध होगा ना तो अनिश्चय होगा, तुरंत पहुंच जाइए पुरुषवाचक सर्वनाम में। जी हाँ मित्रों, सर्वनाम का मैंने आपको वीडियो दे दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से हमारी थ्योरी की क्लासेस आप देख लेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जरा देखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही वाक्य भेद पहचानिए। वाक्य भेद आपको बताना है। पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली। अब बताइए ये कौन सा वाक्य है? पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली। वाक्य पर भी हमने आपको वीडियो बना दिया है, अब वहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने कुछ कीवर्ड आपको वहाँ पर बताए हैं। अगर आपको वहाँ पर देखा होगा तो आपको इसका तुरंत जवाब देंगे कि जहाँ पर आपको ये देखिए इसलिए आपको देखने को मिल गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक दूसरे पर आश्रित है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बात हो रही है किसी अक्षर पर, ठीक है, क्या हो रही है बात हो रही है किसी अक्षर पर या किसी शब्द पर, ठीक है, किसी वाक्य पर नहीं, ना ही किसी शब्दांश पर। ये क्या कह रहा है, किसी अक्षर पर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? एक हरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह या विस्मरण चिन्ह। देखिए एक हरा उद्धरण चिन्ह किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, ठीक है, और दोहरा कैसे होता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं दोहरा। विवरण, विस्मरण तो कोई होता ही नहीं है, ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक हरा उद्धरण चिन्ह। जी हाँ मित्रों, जहाँ पर किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए जिस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं एक हरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, आगे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। मुहावरों से क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा ही जाना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 8 आंसू रोना। अब बताइए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। पछताना, बहुत अधिक विलाप करना, आश्चर्यचकित होना, या गिन चुन कर रोना। गिन चुन कर रोना, भाई ये सब कौन सा होता है भाई, गिन चुन कर रोना थोड़ी ना होता है। या तो ढाढ़े मार मार के रो, जैसे होता नहीं कि ढाढ़े मार मार के रो रहे हैं। तो हालांकि जो आपका सही विकल्प इसमें हो जाएगा 8 आंसू रोना, उसका सही विकल्प होगा कि बहुत अधिक विलाप करना। ये कोई संख्या नहीं है भाई। अगर जो कोई कहता है कि आप 8 आंसू रो रहे हैं तो क्या है कि बहुत अधिक विलाप कर रहे हैं। अब विलाप आपका कैसा भी हो सकता है, आपकी कोई प्रियतमा हो सकती है, उनसे बिछड़ने का विलाप हो सकता है, ठीक है।
तो आठ आठ आंसू मत रोइएगा। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ होगा। फिर से एक मुहावरा है आपके सामने, और अब इस बार है कि माथे पर बल पड़ना। इसका आपको बताना है कि कौन सा इसका सही अर्थ होगा। सिर दर्द होना, पसंद करना, गुस्सा करना या असंतोष प्रकट करना। देखिए ना, कोई भी चीज़ होती है कि जैसे मान लो कोई सामने वाला वक्ता आपसे बात कर रहा है, तो आप क्या करते हैं कि जैसे मान लो समझ में नहीं आती तो इस प्रकार से कहते हैं ना कि अपने जो माथे पे है ये कुछ 3 लाइन्स पड़ जाते हैं इस तरह से, है ना? कुछ इस तरह से। तो क्या होता है कि माथे पर बल पड़ना यानी कि मज़ा नहीं आया। तो इस प्रकार से है ना कि असंतोष प्रकट करना। डी विकल्प इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, असंतोष प्रकट करना। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो मुहावरे का सही अर्थ है। फिर से मुहावरा है कमर टूटना। अब बताइए कमर टूटना जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होगा? निराश होना, जीत जाना, कमर टूट जाना या चोट लगना। तो कमर टूटना का मतलब चोट लगना तो होता नहीं है, कमर टूट जाना भी नहीं होता है, जीत जाना भी नहीं होता है, निराश होना। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर लगातार बार बार एक काम कर रहा है, उसमें आपकी सफलता नहीं मिल पा रही, कोई आप बिजनेस कर रहे हैं या कुछ प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, और आपकी कहते हैं ना कि बार बार सफलता नहीं हो पाती, आप निराश हो जाते हैं, तो क्या कहते हैं, यार मेरी तो कमर ही टूट गई। तो इस प्रकार से है कमर टूटना का मतलब क्या होता है? निराश होना। हालांकि आप लोगों को निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस अच्छे से मेहनत करते रहिए, सब अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति आ गई है यहाँ पर, और लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है। लोकोक्ति और मुहावरे आपके सिलेबस का एक पार्ट है। और क्या है लोकोक्ति? की आंख का अंधा गांठ का पूरा। आंख का अंधा गांठ का पूरा। इसमें बताइए कि क्या होगा इसका अर्थ? अच्छा व्यक्ति, मूर्ख धनी व्यक्ति, सोच समझ कर करना, ये भाई क्या होता है? ना एक कठोर व्यक्ति। यानी कि आंख का अंधा और गांठ का पूरा हम किसे कहते हैं? कि धनी तो हो लेकिन वो मूर्ख हो। ठीक है, धनी तो हो लेकिन वो मूर्ख हो, ऐसे व्यक्ति के लिए हम क्या करते हैं, क्या बोल देते हैं गांव देहात में कि आंख का अंधा है और गांठ का पूरा है। आगे चलें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? अलंकार का मैंने पूरा वीडियो आपको दे दिया है, वहां से आप देख लेना। मैं फिर कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक हो जाएगी, मिल जाएगी। अगर जो आप वहाँ से इस पूरे टॉपिक क्लियर कर लेंगे ना, तो यहाँ पर आप दनादन स्पीड में आंसर देंगे। अब क्या है कि भ्रांतिमान का अलंकार का तुमको उदाहरण बताना है। भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है कि आप समझते कुछ और है लेकिन होता वहाँ पर कुछ और है। मैंने आपको उदाहरण ही बहुत अच्छा बताया था कि नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, सहसा हुआ सुख मौन है सोचने लगा, अन्य सुख यह कौन है। ठीक है, अब देखिए ना, अब क्या है, ओस बिंदु चुग रही हंसनी, मोती उसको जान। अब देखिए, अब अगला क्या है, हरिमुख मनोहर मयंक, तारे आसमान के हैं आए मेहमान बनी, सखी मयंक तव तन मुख सम सुंदर। अब देखिए यहाँ पर, देखिए कि यहाँ पर तुलना की गई है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उपमा अलंकार। तारे आसमान के हैं आए मेहमान बन के, यानी कि एक मानवीकरण अलंकार हो गया कि इसकी तुलना क्या है कि मेहमान बन के आसमान के जो तारे हैं इस प्रकार से तुलना कर दी गई। अब देखिए ना, मैंने आपको बताया है कि जहाँ पर जन जानो मन मानो वहाँ पर आ जाए तो वहाँ पर आपका रूपक अलंकार होता है, तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। अब पहला ही विकल्प देखिए क्या कह रहा है कि ओस बिंदु चुग रही हंसनी, मोती उसको मान। यानी कि एक भ्रम हो गया है हंसनी को कि ओस की बूंदें सुबह सुबह जब पड़ती है ना घास पर, जब रात में ओस पड़ती है, तो जो सुबह सुबह घास पर जो बूंदें पड़ती हैं वो बिल्कुल मोती के जैसे चमकती हैं। और जो हंसनी होती है वो क्या समझती है कि ये जो बूंदें हैं उसको मोती समझ के उसको चुगने लगती है। तो यहाँ पर क्या है, भ्रांतिमान अलंकार है। तो उसको थोड़ा आप अच्छे से समझिएगा। भ्रांतिमान अलंकार आज के बाद मत भूलना, और वहाँ पर आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। आगे चलें। ए विकल्प इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि लकीर का फकीर मुहावरे का आपका शाब्दिक अर्थ बताना है। लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ बताना है। पुरानी परिपाटी पर चलने वाला, सबसे अलग रहने वाला, बहाना बनाने वाला या बहुत घमंड होना। देखिए लकीर का फकीर किसे बोलते हैं कि यानी कि एक बार जो रास्ता बना दिया गया आप उसी पर कंटिन्यू लगातार चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं इसे पुरानी परिपाटी पर चलने वाला। यानी कि जो पुरानी परंपराएं हैं आप उन्हीं पर लगातार चल रहे हैं, तो क्या होता है, उसे हम बोलते हैं लकीर का फकीर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जान सब कोई में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है गांठ की। अच्छा, एक शब्द आया है गांठ, और इसके अर्थ जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। गांठ कई प्रकार से आप उसको यूज कर सकते हैं।
आप चाहे तो आप जानते हो कि जो थोड़ा गांव से बिलोंग करते हो, गन्ना तो आपने देखा ही होगा, गन्ने में भी गांठ होती है, बाँस में भी गांठ होती है, और कुछ शादी वगैरह जब आपकी होती है तब उसमें भी गांठ बांधी जाती है, भाई साहब बहुत तगड़ी गांठ होती है। तो यहाँ पर भी आपका गांठ आया है। या मैंने क्या बताया कि जब आपका एक शब्द कई प्रकार से उसको यूज कर लिया जाए तो वहाँ पर क्या होता है, एक ही तो अलंकार होता है, श्लेष अलंकार। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार होगा। आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में कई बार पूछा जा रहा है कि घटा शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, घटाएं या घटाएं, घटाओ या घटाइयाँ। सही विकल्प होगा आपका घटाएं। घटा और उस पर ए और उस पर चंद्र की मात्रा, चंद्र बिंदु की मात्रा। ठीक है, आगे चलें। स्क्रीनशॉट अपना लेते रहिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत हो। लौकिक संस्कृत जो होती है वो डॉट डॉट, यहाँ पर खाली स्पेस है, यहाँ पर खाली स्पेस है, अपभ्रंश हिंदी का उचित विकास क्रम है। अब बताइए, मैंने इस पर भी आपको वीडियो दे दिया है कि किस प्रकार से हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ है। एक बार जरूर उस प्लेलिस्ट को पूरा विजिट कर लीजिएगा। तो मैंने आपको बताया है कि पहले तो संस्कृत आती है, फिर आपकी लौकिक संस्कृत आती है, उसके बाद में आपकी आती है पाली भाषा, उसके बाद में आती है प्राकृत भाषा, उसके बाद में आती है आपकी अपभ्रंश भाषा। तो देखिए ना, पहला ही विकल्प है पाली और प्राकृत। संस्कृत प्राकृत तो नहीं होगा, संस्कृत नहीं होगा क्योंकि संस्कृत पहले होगी। वैदिक भाषा और पाली ये भी नहीं होगा, प्राकृत और पाली नहीं होगा, कंफ्यूज मत होना। पाली पहले होगा, उसके बाद में प्राकृत होगा, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा पाली। ठीक है, संस्कृत भाषा जो है, जो लौकिक संस्कृत है वो पाली और प्राकृत, पाली और प्राकृत अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित विकल्पों में से सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सरोवर का मतलब क्या होता है, तालाब, तड़ाग, है ना। आपको बताना है कि सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। थोड़ा ये नहीं पे थोड़ा अच्छे से फोकस किया करिए। तड़ाग तो ये तो होता है, सर ये भी होता है, जलाशय ये भी तालाब का होता है, सतदल जो होता है मित्रों, ये आपका कमल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहना। सतदल जो होता है वो आपका सरोवर का पर्यायवाची होता है। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का आपको बताना है, पहचानना है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है, तो ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। बताइए, लक्षण होगा, आचरण होगा, व्यवहार होगा, ये गुण होगा। मित्रों, जो ईमानदारी होता है ये आपका क्या होता है, एक गुण होता है। तो चौथा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ईमानदारी है ये मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, मेरे को बाजार जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। बताना है कि किस प्रकार की अशुद्धि है। मेरे को बाजार जाना है, इसमें वचन संबंधी अशुद्धि है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, संज्ञा संबंधी अशुद्धि है, या लिंग संबंधी अशुद्धि है। देखिए ना, यहाँ पर लिखा है मेरे को, तो यही तो इसमें गलत है। इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, मुझे, मुझे बाजार जाना है, ना कि मेरे को। मेरे को नहीं होगा, मुझे बाजार जाना है। और जब ये आपने संशोधन किया तो यहाँ पर कौन सी अशुद्धि थी, ये आपकी सर्वनाम संबंधी अशुद्धि थी। वचन यहाँ पर कोई दो तीन आदमी तो थे नहीं, संज्ञा भी यहाँ पर कोई नाम वगैरह तो था नहीं, लिंग भी कोई, अब कोई लड़का लड़की इसमें स्पष्ट तो आपको होता नहीं था स्पष्ट कि मुझे बाजार जाना है। अब आप इसमें निर्धारित तो कर नहीं सकते कि लड़का ही होगा या लड़की होगा, लड़की भी कह सकती है, लड़का भी कह सकता है। तो यहाँ पर जो अशुद्धि थी वो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि थी। ठीक है, आगे चलें। एक मिनट भाई, आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि सही विकल्प का चयन कीजिए जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और इसका जवाब आप तुरंत दे देंगे। आदि से अंत तक, इसके लिए बताइए क्या होगा, अनादि होगा, आद्योपांत होगा, समकालीन होगा, या समोचीन होगा। सही विकल्प हो जाएगा आपका आद्योपांत। जी हाँ मित्रों, आदि से अंत तक का जो वाक्यांश होता है इसके लिए एक शब्द है आपका, वो है आद्योपांत। ठीक है, आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है और जो सब कुछ जानता है। बताइए, जो सब कुछ जानता है उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। सर्वज्ञ होगा, सर्वत्व होगा, सर्वस्व होगा, या ज्ञानी होगा। सही विकल्प क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाले के लिए हम एक ही शब्द प्रयोग करते हैं, वो होता है आपका सर्वज्ञ। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का तद्भव रूप है। बताइए, शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। अट्टालिका एक शब्द है आपके पास में,
इसका तद्भव रूप क्या होगा? अटारी होगा, कमरा होगा, हंसी होगा या कमरा होगा? ये 2 बार आ गए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। बताइए अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा? आपने एक गाना तो सुना ही होगा, हमरी अटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा देखी तनिक हुई जाए, है ना? तो अट्टालिका का मतलब क्या है? अटारी, ठीक है? अटरिया भी होता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर अटारी सही हो जाएगा। जो अट्टालिका का होता है उसका जो तद्भव रूप होगा वो अटारी हो जाएगा। अटारी क्या होता है? छत पे, कि हमारी अटरिया पे छत पे आ जाइएगा और थोड़ा देखा दुखी हो जाए, ठीक है ना? आगे चलें, अगला क्वेश्चन है, और अगला और बेहतरीन क्वेश्चन है आपका कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। बताइएगा, सर्वनाम का इसमें सही विकल्प आपको बताना है कि घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। बताइए, संबंधवाचक होगा, उत्तम पुरुष होगा, मध्यम पुरुष होगा या निजवाचक होगा? अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जहाँ पर स्वयं की बात होती है ना, देखिए ना मैंने क्या बताया था, जहाँ पर स्वयं की बात हो या खुद की बात हो तो वहाँ पर क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। और चौथा ही विकल्प आपका है निजवाचक, डी विकल्प, यानी कि 4 ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि समय जाया नहीं करेंगे। समय जाया करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर शायद आपके पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं, पूरे, हाँ 25, हाँ 26वीं स्लाइड ये है, और पहली स्लाइड में तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। तो कुल मिला के यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा मित्रों। और बेहतरीन क्लासेस के लिए हम ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे जहाँ पर आपके कन्फ्यूज होते हों, और ऐसे क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएँ, जहाँ से क्वेश्चन छपें आपके परीक्षा में। तो बस अपना साथ दीजिएगा, अपना सहयोग दीजिएगा, हम आपके लिए थोड़ी मेहनत करेंगे, थोड़ी मेहनत आप कीजिएगा, सब कुछ अच्छा होगा, पूरा गर्दा उड़ाएंगे। धन्यवाद मित्रों।